हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मनीष शंकर तिवारी और आप लोग देख रहे हैं ई क्लासेस बाय मनीष सर। सामाजिक विज्ञान विषय का रिवीजन जो हम कर रहे हैं उसमें आज हम कुल 21 अध्यायों में से आज 20वां अध्याय हम आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं, जिसका नाम है जाति, धर्म और लैंगिक मसले। जाति, धर्म और लैंगिक मसले जब राजनीति में दिखाई देते हैं तो उनका स्वरूप क्या होता है, इस बात का हम अध्ययन करेंगे और यह भी देखेंगे इन मसलों में असमानता का जो प्रकार है वह किस रूप में दिखाई देता है। लैंगिक मसलों की जब हम बात करते हैं तब महिला और पुरुष के बीच में कामों का विभाजन कैसे किया गया है, महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व क्या है, यह देखेंगे। धर्म और सांप्रदायिकता आधारित राजनीति में हम सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्ष शासन को समझेंगे और जाति आधारित राजनीति में हम जातिगत असमानताओं को तो देखेंगे ही, साथ में राजनीति में जाति का क्या असर होता है और फिर जातियों के अंदर राजनीति क्या खेल करती है, इसको अपन देखेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं लैंगिक मसले और राजनीति। जब हम इस विषय को देखते हैं तब महिला और पुरुष के बीच में असमानता का आधार क्या है, इसको देखना महत्वपूर्ण हो जाता है और इसी आधार पर महिला और पुरुषों के बीच जो कामों का विभाजन होता है उसे निजी कार्य और सार्वजनिक कार्य के रूप में विभाजित किया जाता है। चलिए देखते हैं स्त्री और पुरुष के बीच असमानता का जो आधार है वह क्या है। तो निश्चित रूप से स्त्री और पुरुष के बीच असमानता का जो आधार है वह जैविक बनावट बिल्कुल नहीं है, यानी बायोलॉजिकल जो डिफरेंसेस महिला और पुरुष के बीच में है वह है सामाजिक रूप से उनके कार्य करने के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी चाहे काम स्त्री करे या पुरुष करे उसके ऊपर जैविक बनावट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो फिर ये कैसे तय किया जाता है कि कोई कार्य स्त्री करेगी और कोई कार्य पुरुष? यह डिसाइड करने का काम यह प्रचलित रूढ़ छवियों और तयशुदा सामाजिक भूमिकाओं के आधार पर चला आ रहा है। इसके अंतर्गत हुआ क्या है कि हमारे समाज ने, हमारी रूढ़िवादी छवियों ने यह तय कर दिया है कि जो स्त्रियां हैं वह घरेलू जिम्मेदारी संभालेंगी, यानी घर की चार दीवारी के अंदर का काम करेंगी, जबकि पुरुष जो है वह घर के बाहर की जिम्मेदारियों को संभालेंगे। और इसी आधार पर लगभग सभी घरों और परिवारों में श्रम का लैंगिक आधार पर विभाजन हो जाता है। मतलब औरतें जो है वे घर का सारा कामकाज करेंगी, खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना, बच्चों की देखभाल करना, और मर्द जो है वे बाहर के काम करेंगे। लेकिन फिर भी आप देखते हैं कि मर्द खाना बनाने का भी काम करता है, सफाई भी करता है, कपड़े भी धोता है, बच्चों की देखरेख भी करता है, लेकिन ये सारे काम वह घर के अंदर नहीं, चौराहे पर कर सकता है, किसी दूसरे के घर में जाकर कर सकता है। और ये कब करता है? जब उसे इसके बदले में पैसे मिलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा अधिकांश होटलों में रसोइये का काम करते हुए आपको मर्द दिखाई दे जाएंगे। मतलब मर्द वे सारे काम जो एक स्त्री घर के अंदर करती है वह काम वह बाहर जाकर भी कर सकता है, बशर्ते उसके लिए उसे पैसे मिलते हों। अब महिलाओं की अगर हम बात करें तो महिलाएं भी जरूरी नहीं है कि केवल घर के अंदर की ही जिम्मेदारियां निभाती हों। वे पानी लेने के लिए घर के बाहर भी जाती हैं, जलावन की लकड़ी बीनने के लिए भी बाहर जाती हैं, खेत पर काम करने जाती हैं, नौकरानी का काम करने भी बाहर जाती हैं, ऑफिस भी उनको जाना होता है, ऑफिस गोइंग बहुत सारी महिलाएं काम करती हैं, यानी काम के लिए वह भी बाहर जाती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी औरतों के काम को महत्व क्यों नहीं दिया जाता? तो इसका एकमात्र उत्तर निकल कर आता है प्रचलित रूढ़ छवियां और तयशुदा सामाजिक भूमिकाएं। यही वे कारण हैं जिनकी वजह से स्त्रियों के काम का महत्व नहीं मिलता। अर्थात इन प्रचलित रूढ़ छवियों और तयशुदा सामाजिक भूमिकाओं में यह बात स्पष्ट हो जाती है कि हमारा समाज जो है वह पितृ प्रधान समाज होने के कारण महिलाओं के कामों का कोई महत्व नहीं देता है। हालांकि सदियों से नारीवादी आंदोलन चले आ रहे हैं जिसके अंतर्गत महिलाओं के द्वारा पुरुषों के समान अधिकारों की बात की गई है। चाहे फ्रांसीसी क्रांति हो, चाहे रूसी क्रांति हो, चाहे नाजीवाद का दौर हो, तब से लेकर आज तक लगातार महिलाओं के द्वारा पुरुषों के समकक्ष अधिकारों की मांग की जा रही है। और इसी प्रक्रिया में महिलाओं की राजनीतिक भूमिका, महिलाओं की पेशेवर भूमिका हमारे सामने दिखाई पड़ने लगी है। यानी समय बीतने के साथ नारीवादी आंदोलनों ने अपनी भूमिका निभाई है और फ्रांसीसी क्रांति से लेकर आज तक के दौर में अगर हम बदलाव देखते हैं तो महिलाओं की राजनीतिक और पेशेवर भूमिका में काफ़ी बदलाव आया है। राजनीतिक भूमिका की जब हम बात करते हैं तो हमारे जो स्कैंडिनेवियाई देश हैं वहाँ पर महिलाओं की भागीदारी का स्तर बहुत अच्छा है। साथ ही समय के बीतने के साथ में न केवल सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भूमिका दिखाई देती है, बल्कि वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर और प्रबंधक के रूप में भी ये महिलाएं हमको काम करती हुई दिखाई पड़ती हैं। भारत में महिलाओं की क्या स्थिति है इसको हम इस डेटा से देख सकते हैं।
सबसे पहला डेटा आता है साक्षरता का। भारत में सन 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों की जो साक्षरता का दर है वह 76% है, जबकि महिलाओं का 54% है। ये आंकड़े बताते हैं कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं को कितनी अहमियत यहाँ पर दी जा रही है। वरीयता की अगर हम बात करते हैं तो जन्म में संतान के जन्म के समय पुत्र होने की कामना की जाती है, पुत्रों को वरीयता प्रदान की जाती है। और उसका कारण यह है कि भारतीय समाज जो है वह पितृ प्रधान समाज है, इसलिए यहाँ पर पुत्रों के जन्म को प्राथमिकता दी जाती है। हाँ, महिलाओं के और पुरुषों के कामों की घंटा की बात करें तो इनमें 1 घंटे का अंतर हमको दिखाई देता है, लेकिन तुलनात्मक रूप से महिलाओं का वेतन जो है वह हमको कम दिखाई पड़ता है। क्योंकि महिला जो है, जैसे कि यहाँ पर देख रहे होंगे आप, पुरुष यदि खाना बनाता है उसके बदले में उसको पैसा मिलता है, लेकिन स्त्री अपने घर पे खाना बनाए, पानी लाए, उसके बदले में उसको पैसा नहीं मिलता। अतः तुलनात्मक रूप से महिलाओं का वेतन कम होता है। बाल लिंगानुपात की बात करें, बाल लिंगानुपात का मतलब होता है 0 से लेकर के 6 वर्ष की आयु तक के बेटे और बेटी, यानी बालक और बालिकाओं के बीच का अनुपात कितना है। यानी भारत में 0 से लेकर के 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों में प्रति 1000 बालक पर 919 बालिकाएं दर्ज की गई हैं। इस तरह से बाल स्त्री अनुपात की अगर हम बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार, तो वह हमको छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के राज्यों में ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है, जबकि हरियाणा और पंजाब में यह अनुपात बहुत कम दिखाई पड़ता है। इस तरह से हम लोगों ने स्त्री और पुरुष के बीच में ये बहुत अच्छे से देख लिया कि घरेलू जिम्मेदारियां स्त्रियों को सिर्फ इसलिए सौंपी गई हैं क्योंकि यह हमारे लिए एक प्रचलित रूढ़ छवि है कि आप बच्चों को जन्म देंगी, बच्चों का पालन पोषण करेंगी, घरेलू काम करेंगी, और मर्द जो है वह बाहर जाएगा, वही खाना जो स्त्री घर में बनाती है उस खाने को मर्द बाहर बनाएगा, लेकिन तब बनाएगा जब उसके बदले में उसे पैसा मिलेगा। अब अगर अपन इसे राजनीतिक दृष्टि से देखते हैं, तब हमने पाया कि महिलाओं की राजनीति में भागीदारी सबसे ज़्यादा हमको दिखाई पड़ती है स्कैंडिनेवियाई देशों में, जो कि नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड हैं। यानी नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड मिलकर स्कैंडिनेवियाई देश बनाते हैं। यदि हम इसमें आइसलैंड को भी जोड़ देते हैं तो यह सांस्कृतिक रूप से स्कैंडिनेवियाई या नार्डिक देश कहलाते हैं। चलिए देखते हैं महिलाओं की राजनीति में भागीदारी। महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व, पहली बात तो जरूरी क्यों है? महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व इसलिए जरूरी है कि जिस वर्ग के उत्थान की बात की जा रही है, यदि वही वर्ग सत्ता पर होगा तो वह अपने मुद्दों को ज़्यादा अच्छे तरीके से हल कर सकता है। यानी जब तक औरतों का सत्ता पर नियंत्रण नहीं होगा तब तक औरतों के मुद्दों को हल नहीं किया जा सकता। इनको आप इस सारणी से देखेंगे तो स्पष्ट तरीके से समझ सकते हैं। वर्ष 2018 में सारी दुनिया की संसदों में महिला सांसदों की संख्या यहाँ पर दिखाई गई है। नॉर्डिक या स्कैंडिनेवियाई देशों में सबसे अच्छी स्थिति 42.3% दिखाई देती है। यूएसए में भी 29% के आसपास हमको दिखाई पड़ती है, जबकि भारत जैसे देश जहाँ पर यत्र पूज्यन्ते नार्यस्तु रमन्ते तत्र देवताः का उद्घोष किया जाता है, जहाँ पर राम के पहले सीता, जहाँ पर कृष्ण के पहले राधा, जहाँ पर शंकर के पहले गौरी की बात कही जाती है, उस देश में संसद भवन में पुरुष के पहले स्त्री को रखने का अभी कोई डेटा हमको दिखाई नहीं देता है। और पूरे विश्व की अगर हम बात करते हैं तो वह औसत केवल 24 निकल कर आता है। परीक्षा में सवाल आ सकता है कि पूरी दुनिया में महिला सांसदों का औसत क्या है, तो वह होगा 24, जबकि भारत में उसका आधा है 12, 11.8, यानी 12 भी अगर होता है तो आपका उत्तर गलत नहीं होगा। ये तो हो गई पूरी दुनिया की स्थिति। भारत में अगर अपन इंडिविजुअली जाकर देखते हैं तो 1952 में जब पहली बार चुनाव हुए थे तब भारतीय संसद में 4.41% महिला थीं, यानी 24 महिलाएं थीं, जबकि 2019 में 15% महिलाएं अपनी उपस्थिति दे रही हैं। हालांकि महिलाओं की भागीदारी भारतीय राजनीति में बढ़ी है और महिलाएं जो है भारत में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जैसे पदों पर भी पहुंची हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मंत्रिमंडल में पुरुषों का ही वर्चस्व दिखाई देता है। तब महिलाओं के द्वारा ये बात आती है कि यदि महिलाओं का भी राजनीति में वर्चस्व बने, इसके लिए ज़रूरी है महिलाओं का आरक्षण का निर्धारण। और हमारी सरकारों ने संविधान में संशोधनों के माध्यम से पंचायती राज्यों में कुछ नौकरियों में भी महिलाओं को आरक्षण दिया है। लेकिन पंचायती राज व्यवस्था जो है वह कानून बनाने वाली संस्था नहीं है।
जब तक महिलाओं का प्रतिनिधित्व कानून बनाने वाली संस्था जैसे संसद भवन है, जैसे विधानमंडल है, यहाँ पर नहीं होगा, तब तक महिलाओं की भागीदारी बहुत अच्छे से सुनिश्चित नहीं की जा सकती है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए जब औरतों ने संसद में अपने लिए जगह की बात की, तब नरेंद्र मोदी सरकार ने विगत वर्ष में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का जो प्रावधान है वह पारित कर दिया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अगर महिलाओं के मुद्दे को राजनीति में उठाया जाता है तो उससे महिलाओं को लाभ मिलता है, यानी इससे समाज को भी एक अच्छा मैसेज जाता है कि स्त्री और पुरुष जो कि एक ही गाड़ी के दो पहिए माने जाते हैं, एक ही राष्ट्र की दो व्यवस्थाएं मानी जाती हैं, यदि एक अपंग होगी और दूसरा मजबूत होगा तो राष्ट्र अच्छे तरीके से नहीं चल पाएगा। तब राजनीति में लैंगिक मसलों को उठाने से राष्ट्र के उत्थान की बात होती है। क्या यही बातें हमको धार्मिक रूप से भी दिखाई पड़ती हैं? चलिए देखते हैं धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति। इसके अंतर्गत गांधी जी ने राजनीति के संदर्भ में ये बात कही है कि धर्म जो है राजनीति का हिस्सा होना चाहिए। इसको कहते समय गांधी जी का मतलब ये नहीं था कि राजनीति में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, बौद्ध या सिख धर्म या जैन धर्म का बोलबाला हो। उनका कहना ये था कि राजनीति में धर्म के नैतिक मूल्यों का समावेश होना चाहिए, जिससे राजनीति खराब नहीं होगी। कुछ मानवाधिकार कार्यकर्ता ये मानते हैं कि जब धर्म का राजनीति में प्रवेश होता है तो उसकी वजह से सांप्रदायिक आधार पर दंगे होने लगते हैं और उन दंगों में ज़्यादातर मारे जाने वाले लोग अल्पसंख्यक वर्ग के होते हैं। किसी भी देश में अगर सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं तो निश्चित रूप से नुकसान अल्पसंख्यक समुदाय का ही होगा। इसके अलावा तीसरा बिंदु एक और निकल कर आता है कि संसार के जितने भी धर्म हैं उन सारे धर्मों के जो पारिवारिक कानून हैं वे महिलाओं के साथ भेदभाव करते हैं। पारिवारिक कानूनों के अंतर्गत हम देखते हैं कि एक परिवार बनता है विवाह से, और विवाह हो गया, विवाह चला तो अच्छी बात है, और अगर विवाह नहीं चला तो होगा तलाक, और अगर तलाक हो गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और अगर तलाक नहीं हुआ तो बच्चे होंगे, या तो बच्चे होंगे या बच्चे नहीं होंगे। बच्चे नहीं हुए तो उनको गोद लिया जाएगा, और गोद लिया जाएगा तो उनके लिए उत्तराधिकार के नियम भी निर्धारित किए जाएंगे। यानी पारिवारिक कानूनों के अंतर्गत विवाह, तलाक, गोद और उत्तराधिकार आता है। परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि विवाह पारिवारिक कानून का हिस्सा है, सत्य या असत्य? तलाक, गोद लेना या उत्तराधिकार खाली स्थान कानून का हिस्सा है? तो आपको लिखना पड़ेगा पारिवारिक कानून का हिस्सा है। तो चाहे धर्म के नैतिक मूल्यों का राजनीति में समावेश हो, चाहे सांप्रदायिक दंगों के रूप में अल्पसंख्यकों के नुकसान की बात हो, या धार्मिक कानूनों की आड़ में, पारिवारिक कानूनों की आड़ में महिलाओं से भेदभाव की बात हो, ये सारे मसले जब राजनीति से जुड़े हुए दिखाई देते हैं और धार्मिक समुदाय के रूप में ये अपने मसलों को राजनीति में उठाते हैं तो ये गलत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे सरकार इनका संज्ञान लेती है। सरकार सभी धर्मों के लोगों को एक साथ एक नज़रिए से देखती है, और सत्ता में बैठे लोग जब बिना भेदभाव के धर्म के कामकाज पर नज़र रखते हैं और सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करते हैं तो धर्म का राजनीति के साथ में बहुत अच्छा सामंजस्य बनता हुआ दिखाई देता है। लेकिन होता ऐसा नहीं है, क्योंकि लोग धर्म के नाम पर झगड़ते रहते हैं। जैसा कि हमने श्रीलंका में देखा कि एक ही धर्म के लोगों को सरकार सहयोग कर रही थी। कौन सा धर्म था वो था बौद्ध धर्म, जिसको वहाँ की सिंघली सरकार सहयोग कर रही थी। धर्म के आधार पर इजराइल का गठन होता है, धर्म के आधार पर पाकिस्तान, बांग्लादेश का गठन होता है। एक धार्मिक युद्ध होता है क्रूसेड के नाम से, जो इस्लामिक और क्रिश्चियनिटीज़ के बीच में होता है। ये झगड़े होते क्यों हैं और इन झगड़ों को क्या कहा जाता है? इन्हीं धार्मिक झगड़ों को कहा जाता है सांप्रदायिकता। यानी समस्या तब उत्पन्न होती है जब किसी धर्म को मानने वाले लोग अपने धर्म को ही राष्ट्र का आधार मानने लगें, एक बोलने लगे कि मेरा धर्म ही इस राष्ट्र का धर्म होगा। तब फिर परिस्थितियां बिगड़ने लगती हैं और संख्या के आधार पर इन परिस्थितियों का फायदा उठाने आगे आते हैं राजनेता। हमने राजनीतिक दल वाले अध्याय में पढ़ा है कि राजनेता राजनीतिक दल के सक्रिय सदस्य या नेता होते हैं,
और ये लोग एक समूह के माध्यम से, एक विचारधारा के माध्यम से चुनाव लड़ते हैं ताकि सत्ता हासिल की जा सके। इसी अध्याय में हमने पढ़ा था राजनीतिक दल वाले में कि राजनीतिक दलों की सबसे बड़ी समस्या है भ्रष्टाचार और वंशवाद, यानी अपने बच्चों को राजनीति में लाना और राजनीति को भ्रष्ट करते हुए अपनी जेबों को भरना, अपनी पेटियों को भरना। और ये तब संभव हो पाएगा जब वे अपने पक्ष में बहुत सारी वोटों को कर पाएंगे। और वोटों के ध्रुवीकरण के लिए लोग धर्म का, जाति का, लैंगिक मसलों का सहारा लेते हैं। यानी ये राजनीति जब धर्म को आपस में लड़ाने लगती है तब वह स्थिति कहलाती है सांप्रदायिकता। यानी जब किसी एक धर्म के लोग अपने ही धर्म को श्रेष्ठ समझने लगें और दूसरे के धर्म का विरोध करने लगें और ऐसा करते हुए उनका राजनीति के साथ में एक स्वार्थी गठजोड़ बन जाए तो उसे कहते हैं सांप्रदायिकता। यानी सांप्रदायिकता की जो राजनीतिक सोच है वह इस तरह दिखाई देती है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। एक खास धर्म के मानने वाले लोग तो इकट्ठे एकजुट कहलाएंगे, लेकिन दूसरे धर्म के लोगों को अपने समुदाय से पृथक माना जाता है। साथ ही साथ एक समुदाय के लोगों के बीच अगर कोई वाद विवाद, कोई मतभेद हैं भी तो वे उतने मायने नहीं रखते। और ये बात निकल कर आती है कि एक देश में दो समुदाय जिनका आपस में झगड़ा है वे एक देश के नागरिक नहीं हो सकते। ऐसी स्थिति में यदि दो समुदायों के बीच में कोई समानता दिखाई देती भी है तो वह महज इत्तेफाक हो सकता है या वो किसी तरीके की बनावटी एकता हमको दिखाई पड़ती है। और जब ये स्थिति बनने लगती है, धर्म की राजनीति में इस तरह की सोच बन जाती है कि जब दो समुदाय के लोग आपस में एक साथ नहीं रहना चाहते तब फिर वह राष्ट्र के विभाजन का खतरा पैदा करती है। जैसे कि हमने हमारे देश भारत का विभाजन पाकिस्तान के रूप में और बाद में बांग्लादेश के रूप में देखा। राजनीति सांप्रदायिकता का रूप धारण कब करती है? जब अपन इसको देखते हैं कि लोग किसी धार्मिकता के कारण पूर्वाग्रह से ग्रसित हों कि हमारा धर्म ही सब कुछ होगा, हमारे धर्म के आधार पर ही राष्ट्र की नीतियां तय की जाएंगी, देश हमारे धर्म के आधार पर ही चलेगा, जैसे श्रीलंका के सिंघलियों ने किया था। समुदाय का राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ जाए, जैसे वहाँ पर सिंघलियों का राजनीति में प्रतिनिधित्व बढ़ा और उन्होंने तमिलियंस का अपमान करना शुरू कर दिया। और इसके बाद राजनीतिक गोलबंदी ऐसी की जाने लगी कि जैसे तमिलियंस को टोटल बायकॉट किया गया, उनके द्वारा स्वायत्तता की गई मांग को भी नहीं माना गया। उधर जर्मनी में हमने देखा था कि यहूदियों का इस तरह से बायकॉट किया गया था कि वो राजनीति में किसी तरह का कोई हिस्सेदारी नहीं कर सकते थे। जब एक बड़ा समुदाय अन्य छोटे समुदायों के प्रति इस तरह की भावना रखते हुए राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करके सत्ता में जगह बना लेता है तब सामने आते हैं सांप्रदायिक दंगे। और जब इस तरह के सांप्रदायिक दंगे सामने आते हैं तब ये सवाल आता है कि इससे बचा कैसे जाए। तो बचने का उपाय होता है धर्मनिरपेक्ष शासन, जैसा कि हमारे देश भारत में। परीक्षा में सवाल आता है धर्मनिरपेक्ष शासन किसे कहते हैं? तो उत्तर लिखेंगे आप, जब किसी राज्य का कोई धर्म राजकीय धर्म नहीं होता तब उसे धर्मनिरपेक्ष शासन कहते हैं। जैसे भारत देश, भारत में धार्मिकता के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता, धार्मिक मामलों में कोई दखलंदाजी नहीं की जाती और नागरिकों को अपने अनुसार, अपनी मर्जी के अनुसार अपने धर्म को मानने और उसके प्रचार करने की अनुमति है। अर्थात वह देश जिसमें राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं होता वह कहलाता है धर्मनिरपेक्ष शासन। भारत में अलग अलग धार्मिक समुदायों की जनसंख्या इतनी है, ये अपन 2011 की जनगणना में देखते हैं तो पाते हैं कि हिंदू आबादी भारत में 80% है, मुस्लिम आबादी 14%, सिख 2%, क्रिश्चियन 2% और अन्य जिसमें बौद्ध, जैन, अदर और नास्तिक या एकेश्वरवादी लोग हैं उनकी संख्या भी 2% के लगभग हमको दिखाई पड़ती है। लैंगिक विभाजन और धार्मिक आधार पर विभाजन के बाद हम देखेंगे जाति और राजनीति। इसके पहले हम लोगों ने दो तरीके के सामाजिक विभाजन देखे, जिसमें हमने सकारात्मक रूप से राजनीति में सामाजिक विभाजन को देखा, वह था लैंगिक आधार। लेकिन धर्म का जो विभाजन था वह हमको नकारात्मक दिखाई देता है। यानी जब लैंगिक मसलों को राजनीति में उठाया जाता है तो वहाँ पर जो वर्ग है, जो महिलाएं हैं, उनका पॉजिटिवली ग्रोथ दिखाई देती है।
लेकिन जब हम अपने धर्म को श्रेष्ठ बताते हुए राजनीतिकरण करते हैं तब सांप्रदायिक दंगों के रूप में उसकी परिणति सामने आती है और इसका नुकसान जो है पूरे समाज को और पूरे देश को उठाना पड़ता है। ठीक इसी तरह का एक मुद्दा होता है जातीय, जो कि दुनिया में कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। जाति आधारित विभाजन केवल और केवल भारत देश में दिखाई देता है। परीक्षा में भी ये सवाल आता है कि जाति आधारित विभाजन कि किस देश में सर्वाधिक है, तो भारत में ये दिखाई पड़ता है। अब इसको अपन इस तरह से देख सकते हैं कि सभी समाजों में असमानताएं हैं। बिल्कुल दुनिया की हर समाज में किसी न किसी आधार पर असमानताएं हैं और ये असमानताओं का आधार क्या है? श्रम का विभाजन। यानी कि दुनिया में जैसे ही खेती का विकास हुआ उसके बाद में लोगों ने अपने अपने अनुसार श्रम का विभाजन कर लिया और धीरे धीरे करके जब लोगों का काम ही उनका पेशा बन गया, धीरे धीरे करके वंशानुगत रूप लेता गया। यानी जो व्यक्ति लोहे का काम करता था उसकी आने वाली पीढ़ियां भी लोहे के काम करने लगी। जो व्यक्ति सोने का काम करता था उसकी पीढ़ियां सोने का काम करने लगी। जो व्यक्ति वैद्य का काम करता था आने वाली पीढ़ियां उसके परिवार में डॉक्टर्स का काम करने लगी। तो इस तरह से एक व्यक्ति जो काम करता था उसके परिवार ने उस पेशे को अपना लिया और वह धीरे धीरे करके पेशा वंशानुगत होता गया। भारत में जाति व्यवस्था की शुरुआत वर्ण व्यवस्था से मानी जाती है। यहाँ पर आज की स्थिति में हम देखते हैं कि वर्ण व्यवस्था के आधार पर जातियों का जो क्रम निर्धारित हुआ है वह आज कभी बदलता दिखाई नहीं देता है। लेकिन जिस दौर में वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी वहाँ अगर हम देखें तो यह पूरे तरीके से पोर्टेबल थी। जिस तरह से आज हम अपने मोबाइल की सिम को अलग अलग कंपनियों में जब इच्छा हो तब बदल सकते हैं, ठीक उसी तरह वर्ण व्यवस्था में भी वर्णों में बदलाव हो जाता था। एक ब्राह्मण जो है वह क्षत्रिय की तरह भी कार्य कर सकता था, एक क्षत्रिय जो है एक ब्राह्मण की तरह कार्य कर सकता था। तो इस तरह से उस दौर में फ्लक्चुएशन था, बड़ा लोच था कि लोग यह काम कर सकते हैं और अपने पेशे में बदलाव ला सकते हैं। लेकिन जब पेशा जो है धीरे धीरे करके बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण, रोजगार की उपलब्धताओं का कम होने के कारण वंशानुगत रूप लेता गया, तब जातियों का क्रम बदलना लगभग कठिन होता चला गया। यानी वंशानुगत पेशा फिर धीरे धीरे करके रीति रिवाज की मान्यता प्राप्त करता गया और इस तरह से एक ही समाज में अलग अलग समुदायों का गठन होता चला गया और इन्हीं समुदायों के बीच में फिर आपस में रोटी बेटी का संबंध होने लगा। यानी जो लोहे का काम करने वाले लोग थे उनका संबंध, उनके वैवाहिक संबंध लोहे के काम करने वाले लोगों के बीच में ही होने लगा। जो सोने का काम करने वाले लोग थे उनका वैवाहिक संबंध सोने के काम करने वाले लोगों के बीच में होने लगा। इस तरह से वंशानुगत पेशा रीति रिवाज की मान्यता प्राप्त करता गया और समाज धीरे धीरे करके इन द बॉक्स आने लगा। यानी आउट ऑफ द बॉक्स न रह करके अब समाज जो है एक बॉक्स के अंदर सेट होने लगा अपनी अपनी जातियों के रूप में। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि जो समाज का चौथा वर्ण होता है, चतुर्थ वर्ण, जिसको एक समय में श्रम विभाजन में शारीरिक श्रम की जिम्मेदारी दी गई थी, अब उसके लिए शारीरिक श्रम ही उसका वंशानुगत पेशा बन गया। और जब शारीरिक श्रम वंशानुगत पेशा बन गया तो जिनके पास में मानसिक श्रम की जिम्मेदारी थी उन्होंने उसे दोयम दर्जे का मान लिया। यानी जब तक प्राथमिक क्षेत्रक, जहां पर प्राथमिक क्षेत्रक का बोलबाला था, जहां पर शारीरिक श्रम की जरूरत पड़ती थी, तब तक चतुर्थ वर्ण की स्थिति अच्छी दिखाई पड़ती है। लेकिन जैसे ही द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक सामने आते हैं, सेवा क्षेत्रक सामने आते हैं, चतुर्थ वर्ण की भूमिका हमको घटती हुई दिखाई देने लगती है और उनके साथ में दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाने लगता है। तब डॉक्टर अंबेडकर जैसे लोग आते हैं, ईवी रामास्वामी नायकर यानी पेरियार जैसे लोग आते हैं, ज्योतिबा फुले जैसे लोग आते हैं और जाति भेदभाव के विरुद्ध एक मुक्त समाज की बात करते हैं और उनके द्वारा की गई इन बातों का प्रभाव भी पड़ता है और जिसकी वजह से भारत में आज़ादी के बाद में संवैधानिक शासन व्यवस्था ऐसी लाई जाती है कि गाँवों से जमींदारी व्यवस्था का अंत हो जाता है, अच्छे तरीके से आर्थिक विकास की योजनाएं बनती हैं, साक्षरता दर में वृद्धि होती है, शहरीकरण औद्योगिकरण के कारण पीछे पीछे होता चला जाता है और जातीय संरचना और जाति व्यवस्था में बदलाव तो दिखाई देता ही है। और इन सारी बदलावों के लिए भारतीय संविधान में एक मौलिक अधिकार डाला जाता है, समानता का अधिकार, और अस्पृश्यता या छुआछूत को पूरे तरीके से आपराधिक घोषित कर दिया जाता है ताकि भारत देश के सारे निवासी
एक ही व्यवस्था से संचालित हों। लेकिन इसके बावजूद भी यह दावे के साथ में नहीं कहा जा सकता कि भारत में जाति प्रथा नहीं है। वैसे देखा जाए तो जाति प्रथा लगभग कमजोर हो गई है। हाँ, जरूर यह है कि जातिवादी मानसिकता अभी पूरे तरीके से समाप्त नहीं हुई है और इसके कारण भारतीय संविधान में प्रावधान होने के बावजूद जाति प्रथा हमें पूरी तरीके से समाप्त हुई दिखाई नहीं पड़ती। छुआछूत अभी भी हमको कुछ हिस्सों में दिखाई पड़ते हैं और रोटी बेटी का संबंध अभी पूरे तरीके से मुक्त नहीं हुआ है। अब हालांकि ये वर्जनाएं टूटती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन फिर भी पूरे तरीके से भारतीय समाज अभी जातिवादी मकड़जाल से मुक्त नहीं हुआ है। सदियों से वंचित तबका आज भी पूरी तरीके से शिक्षित और प्रभावी नहीं हो पाया है। जाति का आर्थिक हैसियत के साथ में बड़ी करीबी रिश्ता दिखाई पड़ता है, यानी वे जातियां जिनके पास में कुछ पैसा वैसा हो गया है उनकी तो पोजीशन फिर भी ठीक हो जाती है, लेकिन जो आज गरीबी में जीवन जी रहे हैं उनका किसी तरीके से कोई पूछने वाला नहीं है। चाहे वे जाति वर्ण व्यवस्था क्रम में प्रथम क्रम की हो, द्वितीय की हो, तृतीय की हो या चतुर्थ की हो, वर्ण व्यवस्था क्रम में जातियां किसी भी क्रम की हों, आर्थिक हैसियत यदि अच्छी नहीं है तो उनके साथ में भी दो दर्जे का व्यवहार किया जाता है और साथ में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी जातियों के साथ में अभी भी उतना अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है। तो ये दिख रही है हमको जाति की समस्याएं। अब ये जाति की समस्याएं जब राजनीति में प्रकट होती हैं तब वो क्या रूप धारण करती हैं, चलिए इसको अपन देखते हैं कि सांप्रदायिकता की तरह ही जाति भी राजनीति के साथ में स्वार्थी गठजोड़ स्थापित करती है और जो घातक साबित होती है। सबसे पहले हम देखते हैं राजनीति में जाति के रूप, यानी राजनीति इन जातियों के बीच में जो दुराव है, इन जातियों के बीच में जो आपसी झगड़ा है, उसका फायदा राजनीति कैसे उठाती है, चलिए देखते हैं। राजनीति में जब जाति स्पष्ट होती है तब चुनाव में टिकट ऐसे उम्मीदवार को दी जाती है जो किसी विशेष जाति से आता हो। यानी अगर कोई विधानसभा क्षेत्र ऐसा है जहां पर एक जाति की संख्या ज़्यादा है तो राजनीतिक दल उसी जाति के उम्मीदवार को टिकट दे देते हैं ताकि उसके जीतने की संभावनाएं ज़्यादा हो। कुछ राजनीतिक दल तो जाति आधार पर ही गठित हो गए हैं और इसी आधार पर वंचित तबकों के लोगों में राजनीतिक चेतना आई है, उन्होंने भी अपने अपने राजनीतिक संगठन बना लिए हैं। हालांकि राजनीति में जातियों का वोट लेने के लिए ये तमाम प्रयास किए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि चुनाव में जातियां ही सब कुछ हों यह आवश्यक नहीं है। क्यों? क्योंकि एक ही संसदीय क्षेत्र में अनेक जातियां रहती हैं और इनका गठन इस तरीके से किया जाता है कि एक जाति विशेष के लोग बहुमत देने वाले आंकड़े के साथ में ना पहुंच पाएं। साथ में एक ही जाति के जो लोग होते हैं सारे लोग एक ही आदमी को वोट करें, एक ही पार्टी को वोट करें, यह भी आवश्यक नहीं है। और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी पार्टियां एक ही जाति के उम्मीदवार खड़ी कर देती हैं। मान लो एक पार्टी ने उम्मीदवार ए खड़ा किया, एक पार्टी ने उम्मीदवार बी खड़ा किया और उस क्षेत्र में एक्स जाति की बहुलता है और ये ए उम्मीदवार भी एक्स जाति का है, बी उम्मीदवार भी एक्स जाति का है। अब बताइए कि वे जाति के वोट बट गए या नहीं बट गए। और इसके बाद दूसरे नंबर पे आई वाई जाति, तो जब एक्स जाति के दो उम्मीदवार खड़े हो गए तो इनके वोट कम हो गए और वाई जाति ने एक तरफा सी उम्मीदवार को वोट दे दिए, तो ये बड़ी जाति के उम्मीदवार होते हुए भी हार जाएंगे और वाई कैंडिडेट जो है और जो सी कैंडिडेट है वह वाई जाति का कम संख्या होने के बावजूद भी जीत जाएगा। ये चीज़ें भी हो सकती हैं। तो इस तरह से राजनीति में जाति के रूप हमको दिखाई पड़ते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और है, यदि जातियां ही विधायक और सांसदों के बनाने का आधार तय करती तो एक चीज़ और होती, वो ये होती कि यदि जाति ही सब कुछ होता तो किसी जाति विशेष का सांसद या विधायक तो कभी चुनाव हारता ही नहीं, जबकि हम देख रहे हैं कि लोग चुनाव हारते भी हैं और चुनाव जीतते भी हैं। अब इसका अगला फॉर्मेट हम देखते हैं जाति के अंदर राजनीति। अभी तक हम देख रहे थे राजनीति में जाति, यानी राजनीति जाति का उपयोग कैसे करती है, और जब जाति के अंदर राजनीति आ जाती है तब क्या होता है, यानी जातियां कैसे अपने आप को वर्चस्वशाली बताने के लिए काम करती हैं। तब यहाँ पर हमको ये दिखाई पड़ता है कि जातियां जो है राजनीति में अपने महत्व को बढ़ाने के लिए क्या करती हैं कि मान लो एक जाति है एक्स, एक जाति है वाई, एक जाति है जेड, और एक्स की संख्या ज़्यादा है तो वह अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए वाई और जेड को अपने ही वर्ग में शामिल करते हुए, यानी
अपने ही वर्ग में शामिल करते हुए इसे एक बड़ा रूप प्रदान करेगी और राजनीतिक दलों के सामने जाके बोलेगी कि एक्स, वाई और जेड ये तीनों मिला करके हम एक बड़ा जातीय समूह बन जाते हैं। अब ऐसी स्थिति में जो एक्स जाति के नेता होंगे, जो एक्स जाति के लोग होंगे, उनका राजनीति में वर्चस्व बढ़ जाएगा और वाई और जेड के अंदर वर्चस्व घट जाएगा। दूसरी तरफ मान लो कोई अन्य जातियां हैं ए, बी और सी, वो भी इसी तरह का प्रयास कर रही हैं कि जो बी जाति के लोग हैं जिनकी संख्या ज़्यादा है वो ए और सी को अपने पक्ष में लेते हुए एक बड़ा समूह बनाना चाह रही हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, इन दोनों ग्रुपों के बीच में झगड़े होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और जिसकी वजह से जाति तनाव बढ़ता है, उनमें टकराहट होती है और हिंसा की स्थिति बन जाती है। इसके अलावा ऐसा वर्ग जिसको पहले से अधिकार मिले हुए हैं, यानी मान लो सवर्णों का एक समूह है, उनके सामने यदि चतुर्थ वर्ण को अगर किसी तरह की कोई वरीयता दी जा रही है तो सवर्णों और चतुर्थ वर्ण के बीच में भी झगड़े की संभावनाएं बढ़ती हैं और ये सारी चीज़ें राजनीति में वर्चस्व बनाने के लिए होती हैं। यानी अगड़ा और पिछड़ा का जो जातीय गठबंधन है वो इसी आधार पर तय होता है कि जाति के अंदर राजनीतिक वर्चस्व कैसे बनता है। तो इस तरह से आप लोग राजनीति में जाति और जाति में राजनीति के अंतर को समझ गए होंगे कि जब राजनीति में जाति की बात की जाती है तो राजनेता अपने स्वार्थ की बात करता है और जाति में जब राजनीति की बात की जाती है तो जाति के लोग अपने स्वार्थ की बात करते हैं। तो इस तरह से कभी कभी तो यह होता है कि राजनीति में जाति मसले जो है दलितों और पिछड़ों को उनके अधिकार दिला भी देते हैं, लेकिन कभी कभी जाति पर ज़्यादा जोर देने से टकराव भी बढ़ जाता है और इस तरह से ये टकराव अलग अलग रूपों में सामने आता है। तब भारत की सरकार ने एक सच्चर कमेटी स्थापित की जिसने डेटा एनालिसिस करते हुए ये बताया कि आगामी 50 सालों में मुस्लिम आबादी भारत में 3 से 4% बढ़ जाएगी। इसी कमेटी में अनुसूचित जाति को स्पष्ट किया गया है कि हिंदू सामाजिक व्यवस्था के अंतिम पायदान के वे लोग जिनको विभिन्न अधिकारों से वंचित रखा गया है वे अनुसूचित जाति में आएंगे, जबकि अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत वे लोग आते हैं जो पहाड़ी और वनों में निवास करते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें तो इनकी अनुमानित संख्या 41% दिखाई देती है। जातिगत असमानताओं के आंकड़े आपको इस तरह से दिखाई देते हैं, जबकि रंगभेद की अगर हम बात करें तो भारत में यदि कास्ट आधारित विभेद हमको दिखाई देता है तो दुनिया में क्लास आधारित और कलर आधारित रंगभेद दिखाई देता है। जैसा कि हमने पाठ के आरंभ में कहा था कि दुनिया के सारे देशों में कई प्रकार की असमानता और विभाजन दिखाई देते हैं, तो एक प्रकार का विभाजन रंगभेद भी है जो कि अमेरिका जैसे विकसित देश में भी दिखाई देता है, जहां पर श्वेत और अश्वेत के बीच में भेदभाव किया जाता है। तो इस तरह से हमने जाति, धर्म और लैंगिक मसले वाले अध्याय के इस मसले को देख लिया और समझ लिया कि राजनीति में इनकी क्या भूमिका होती है। इसी के साथ इस पाठ को करते हैं यहीं पर समाप्त। दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।